देखो, चेन्नई सुपर किंग्स का रिकॉर्ड होम अवे मैचेस में उतना अच्छा नहीं है। स्पेशली सनराइजर्स हैदराबाद के सामने तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस तरह से आरआर को हराया, उससे तो ये लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स को भी हरा देगी, क्योंकि आरआर एक ऐसी टीम थी जो अभी तक पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन थी। एक भी मैच हारी नहीं थी। कोई भी मैच उनका बारिश की वजह से खराब नहीं हुआ था, पंजाब किंग्स की तरह। पंजाब किंग्स भी कोई मैच नहीं हारी थी, बट पंजाब किंग्स अभी तक नहीं हारी है। बट एक मैच खराब हो गया था अगेंस्ट केकेआर, तो एक ही पॉइंट मिला था और आरआर टॉप पर चल रही थी। बट आरआर ने जिस तरह से एसआरएच के सामने घुटने टेके, सरेंडर कर गए भाई उनके बैट्समैन। मतलब आधी टीम 9 रन पर आउट होकर बैठी हुई थी डगआउट में। किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि इस तरह से पूरा का पूरा टॉप ऑर्डर बैठ सकता है डगआउट में जाके 9 रन के स्कोर पर, जिस तरह से एसआरएच के सामने बैठा था। मतलब लाइन से यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, प्रीटोरियस, रियान पराग, पांच के पांचों बैट्समैन आउट हो गए थे। चेन्नई सुपर किंग्स शुरुआत के तो 3 मैच हारी थी, बट बाद के 2 मैच जीतकर केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा बूस्टअप है। कॉन्फिडेंस ऊपर है उनका। भले ही ऋतुराज गायकवाड़ के कैप्टन के रन ना लग रहे हो, बट चेन्नई सुपर किंग्स विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू करना चाहेगी। जबकि एसआरएच ने आरआर को जब से हराया है, तब से एसआरएच के कॉन्फिडेंस को ऐसा लग रहा होगा कि भाई अब तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स क्या है, आरसीबी क्या है और पंजाब किंग्स क्या है। एसआरएच में भले ही ट्रेविस हेड के रन ना लग रहे हो, ओपनिंग में पार्टनरशिप उनकी किसी किसी मैच में अच्छी लग जा रही है कि अभिषेक शर्मा के बल्ले से रन लग रहे हैं। अभिषेक शर्मा अगर आउट भी हो जाते हैं जल्दी, तो भी इनकी टीम में ईशान किशन जैसा प्लेयर है, इनका कैप्टन, जो कि जब से टी20 वर्ल्ड कप हुआ है उसके पहले से ही लगातार रन बना रहा है। टी20 वर्ल्ड कप में भी रन बनाए, न्यूजीलैंड सीरीज में भी रन बनाए। और जब एसआरएच के खिलाफ कैप्टनसी भी मिल गई, एसआरएच के लिए कैप्टनसी भी मिल गई, तो उसमें भी रन बनाने लगा। ईशान किशन ने पहले मैच में भी रन बनाए थे एसआरएच के लिए। उसके बाद जब टॉप ऑर्डर आउट भी हो गया लास्ट मैच में, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से ईशान किशन ने जिम्मेदारी संभाली। और वो बंदा जब भी खेलता है तो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करता है। ऐसा नहीं होता है कि ईशान किशन ने अगर 40-50 रन बनाए या 70-80 रन बनाए, तो वो बंदा 120-125 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा हो। 150 के ऊपर या उसी के आसपास स्ट्राइक रेट रहता है। हेनरी क्लासेन कंसिस्टेंट बन गया है भाई। मतलब ये बंदा हर मैच में 40-50 रन लगा रहा है, वरना 30-35 तो लगा ही रहा है। जैसे आपने देखा होगा 33 बोला पर 39 की पारी आई थी। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ये 4 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है: ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरी क्लासेन और ईशान किशन। ऐसा नहीं है कि उसके बाद के प्लेयर फॉर्म में नहीं है या वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जैसे दिल्ली कैपिटल्स में मिडिल ऑर्डर उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, कम से कम सनराइजर्स हैदराबाद अब उस टच में दिखाई दे रहा है। जैसे आपने नीतीश कुमार रेड्डी को देखा होगा कि उन्होंने 2 मैचेस में लगातार हेनरी क्लासन के साथ पार्टनरशिप बिल्ड की। अनिकेत वर्मा को जब मौका मिला तो उन्होंने भी अच्छी पारी खेली, एक मैच में 18 पर 43 बनाए थे। लास्ट मैच अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद का देखोगे, तो वहां पर जब नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग करने आए तो उन्होंने 13 बॉल पर 28 रन लगाए। फिर जब सलिल अरोड़ा बैटिंग करने आए तो उन्होंने 13 बॉल पर 24 रन लगाए। और ये लोग छक्के मारते हैं। मतलब 4 छक्के लगा दिए थे 28 रन में ही नीतीश कुमार रेड्डी ने। एंड ठीक वैसे ही सलिल अरोड़ा ने भी जल्दी रन बनाए थे। ऐसा नहीं था कि ये लोग टुक 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 कर रहे हैं, एक एक दो दो ले रहे हैं, नहीं। एंड इनकी बैटिंग स्ट्रांग है। और इनकी जो वीकनेस थी अभी तक एसआरएच की टीम की, वो थी इनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट। क्योंकि हर्षल पटेल को उतना विकेट मिल नहीं रहे थे, जयदेव उनादकट को भी विकेट नहीं मिल रहे थे उतना ज्यादा, वो कंफर्टेबल भी नहीं थे, इंजरी भी एक कंसर्न था। पैट कमिंस ऑलरेडी नहीं थे, ब्राइडन कार्ड्स भी अवेलेबल नहीं थे, तो भाई इनकी टीम में बॉलिंग करेगा कौन? और डेविड पेन पहले जो बॉलिंग कर रहे थे तो उन पर रन बहुत लग रहे थे। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न था एसआरएच के लिए कि भाई एक्चुअल में कौन इनके लिए बॉलिंग करेगा। बट आरआर के अगेंस्ट किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि भाई 2 डोमेस्टिक के लड़के आएंगे और इनको पूरा मैच बना के दे देंगे। एंड वही हुआ। साकिब हुसैन, बिहार के यंगस्टर, जिन्होंने 4 विकेट लिए सिर्फ 24 रन देके, और प्रफुल्ल हिंगे जिन्होंने 4 विकेट लिए लेकिन 34 रन ही दिए। इन दोनों ने ना 8 विकेट लेकर के आरआर की हालत ही खराब कर दी। किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि भाई इतना बुरी तरह से विकेट गिर जाएंगे आरआर के और बिल्कुल फाइट ही नहीं कर पाएगी। मतलब 216 का टारगेट जो दिया था, 216 217 के बदले में आरआर की टीम सिर्फ 159 रन बना पाई, वो भी तब जब रनाविन फरेरा और जडेजा ने अच्छी पारी खेली। वो दोनों बढ़िया खेल रहे थे, कम से कम उन्होंने टीम को बुरी तरह हारने से बचा लिया। वरना एक बार तो लग रहा था कि यार जो आरसीबी का टोटल था ना 49 रन जो केकेआर के अगेंस्ट आया था लोवेस्ट, उससे भी कम रिकॉर्ड बन जाएगा आरआर का। तो सनराइजर्स हैदराबाद अब अपने को किसी भी टीम से कम नहीं आंक रही होगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन को दोबारा विकेट ना मिले, उतने ज्यादा उतना अच्छी परफॉर्मेंस ना आए। बट क्रूशियल मौके पर उन्होंने जो 4-4 विकेट लेकर के अपना ड्रीम डेब्यू किया, प्लस एक अच्छे मौके पर अपनी टीम को कॉन्फिडेंस दिया, वो बड़ी चीज है। पैट कमिंस ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत जल्द वो एसआरएच से जुड़ जाएंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो इसलिए अभी पैट कमिंस खेलेंगे नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक्चुअल में जो प्लेयर लास्ट मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए परफॉर्म करते आ रहे थे, क्या उन्हीं को खिलाएगी प्लेइंग 11 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम? क्योंकि लास्ट मैच में जो 2 जीते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, उसमें चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर्स ने एक ऑलराउंड अप्रोच दिखाई। देखो जेमी ओवर्टन ऑलराउंड परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। भले ही लास्ट मैच में उन्हें रन ज्यादा पड़ गया हो, बट ओवरऑल वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं।
तो वो बैटिंग भी कर रहा है बंदा, बॉलिंग में भी अच्छा कर रहा है। अकील हुसैन पावर प्ले में आके बॉलिंग करके दे रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स को, जो अकील हुसैन काम अपनी टीम के लिए, अपनी कंट्री के लिए करते हैं, यानी कि वेस्ट इंडीज के लिए। नूर अहमद को विकेट मिलना शुरू हो गए हैं, सही टप्पे पर बॉल उनकी पड़ना शुरू हो गई है। उनके हाथ से, रिस्ट से जो बॉल निकलती है ना, वहीं से पता लग जाता है कि ये बंदा बहुत ही खतरनाक बॉलिंग कर रहा है। और जहां पर भी एक ऐसी पिच है जहां पर थोड़ा बहुत भी स्पिन बॉलिंग को मदद है, वहां पर नूर अहमद लोगों को फंसा देते हैं। एंड लास्ट मैच में तो 3 विकेट लेकर के ये चीज प्रूव की है चेन्नई सुपर किंग्स के नूर अहमद ने कि मैं फील्डिंग ही सिर्फ अच्छी नहीं करता हूं, मैं बॉलिंग में भी 2-2 3-3 विकेट लूंगा। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि नूर अहमद को काफी विकेट मिले थे, लेकिन इस बार वो विकेटलेस जा रहे थे, लेकिन बॉलिंग फिर भी वो अच्छी कर रहे थे। सीएसके के लिए देखो यार, एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है खलील अहमद का। आपने देखा होगा ओवर करते टाइम 5 बॉल आई थिंक हो गई थी, 1 बॉल बची थी, एंड वहां पर उनको क्वाड्रिसेप में हल्का सा इंजरी हुई थी। उस टाइम पर पता नहीं लग रहा था कि कितना सीवियर है ये चीज, क्योंकि वहां पर काफी ह्यूमिडिटी वगैरह भी थी। बट उनके क्वाड्रिसेप की इंजरी बताई जा रही है एंड पूरे टूर्नामेंट से बाहर बताए जा रहे हैं। खलील अहमद ने जब अच्छी बॉलिंग करना शुरू किया था, विकेट लेना शुरू किया था, देखो बॉलिंग में इकोनॉमिकल तो वो शुरू से थे इस पूरे सीजन के, लेकिन उनको विकेट नहीं मिल रहे थे। लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट भी लिया था, मतलब उनको विकेट मिलना शुरू हो गए थे। उसी मौके पर खलील अहमद का टूर्नामेंट से बाहर होना सीएसके के लिए एक बड़ी चीज है, क्योंकि आपको पता है मैट हेनरी को जब खिलाया था तो स्टार्टिंग के मैच में मैट हेनरी उस तरह से इंपैक्ट दे नहीं पा रहे थे जिस तरह से वो ओवरसीज प्लेयर का नाम लेकर के आते हैं, न्यूजीलैंड के लिए इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते आए हैं, बड़े प्लेयर रहे, बट वो असर दिख नहीं रहा था। अब तुषार देशपांडे तो है नहीं चेन्नई सुपर किंग्स में, तो कौन जिम्मेदारी लेगा खलील अहमद की? मुकुल चौधरी एक अच्छा ऑप्शन है जो इनको एक्चुअल में वो विकेट लेकर के भी दे सकते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं। बट खलील अहमद की जगह एकदम से निभाना, एकदम से एज अ रिप्लेसमेंट अच्छा परफॉर्म करना, ये एक कंसर्न हो सकता है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो नूर अहमद और अकील हुसैन दो इनके पास हैं। फास्ट में अगर आप देखोगे तो इनके पास जेमी ओवर्टन एक ऐसा प्लेयर है जो इनको अच्छे ओवर निकाल के दे सकता है। लेकिन थोड़ा सा कंसर्न तो रहेगा ही कि अगर खलील अहमद नहीं खेलेंगे तो। अंशुल कंबोज एक ऐसा प्लेयर है जिसने अच्छा एग्रेशन दिखाया है, उसने ये दिखाया है कि वो बंदा गेम को इंप्रूव कर रहा है। डेथ बॉलिंग में जब वो बॉलिंग करने आते हैं वहां पर भी वो अच्छा ओवर करके देते हैं, थोड़ा महंगे रहते हैं, देखो विकेट लेते हैं वो, 2-2 3-3 विकेट उनको मिल जाते हैं। अंशुल कंबोज की बस बात यही है कि उनके पास हर चीज है, लाइन लेंथ भी है, वेरिएशन भी है, एग्रेशन भी है, स्पीड भी है। बट कंसर्न वही है कि थोड़ा सा रन लग जाते हैं, तो भाई रन तो बड़े बड़े प्लेयर्स को लग रहे हैं, बुमराह तक को रन पड़ रहे हैं। लास्ट मैच में आप देख लो 4 ओवर में 41 रन पंजाब किंग्स ने मार लिए बुमराह के ओवर्स में। तो रन जो दे रहे हैं वो एक बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। अगर वो 4 ओवर में 35 रन भी देते हैं, इवन 40 रन भी देते हैं, लेकिन अगर 3-4 विकेट निकाल लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। बॉलिंग ओवरऑल फिर भी काफी सॉर्टेड है इस समय, क्योंकि 2 मैच में जीत गए। बस खलील अहमद वाली एक जो चोट है वो सनराइजर्स हैदराबाद अगर उसका फायदा उठा ले जाती है तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स बैकफुट पर जा सकती है। मेन चीज ये भी है कि ऋतुराज गायकवाड को आई थिंक, मेरे हिसाब से अब तीसरे नंबर पर खेलना चाहिए। पहले नंबर पर जब वो बैटिंग करने आते हैं ओपनिंग में संजू सैमसन के सामने, तो संजू तो अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। सेंचुरी भी उन्होंने लगाई 56 बॉल पर 115, देन उसके बाद में 48 की इनिंग्स खेली लास्ट मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के अपने। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ का पहले आउट हो जाना पावर प्ले में प्रेशर दे देता है संजू पर, दूसरे एंड से जो प्लेयर आ रहा है उस पर, यानी कि आयुष मात्रे पर। ये तो आयुष मात्रे का बेसिकली गर्म खून ही है, उनकी वो यंग एज है कि वो आते ही आते रन बनाते हैं और कंसिस्टेंटली बना रहे हैं। और वो बंदा जब भी खेलता है तो 17 बॉल पर 38, 15 बॉल पर 30, वो इसी तरीके की इनिंग्स खेलता है, मतलब उसका स्ट्राइक रेट 150-200 के आसपास ही या इसके बीच में होता है। वो बंदा एक एक दो दो करने वाला है ही नहीं। और ये इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा रोल है। बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े दिक्कत जिन्होंने आईपीएल के 100 मैचेस खेल लिए हैं, वो ये काम नहीं कर पाते कि अगर पावर प्ले में विकेट गिर जाता है, जल्दी आपका ओपनर आउट हो जाता है, आपकी बैटिंग आ जाती है और फिर भी आप अपने टीम के 6 ओवर में 60 के ऊपर रन बनवा देते हो। संजू पर उतना लोड आने ही नहीं देते हैं आयुष मात्रे। एंड आयुष मात्रे के बड़े बड़े शॉट खेलने की वजह से जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना चौथे, पांचवें, छठे नंबर के बैट्समैन को, वो बहुत ज्यादा है। चेन्नई सुपर किंग्स की अगर आप लास्ट 2 मैच देखोगे तो जो जीती है ना चेन्नई सुपर किंग्स, वो सिर्फ अपनी बॉलिंग के बलबूते नहीं जीती है, वहां पर बैटिंग भी अच्छी की है। अगर आप एक अच्छा टोटल लगा रहे हो तो वो बड़ी बात है, क्योंकि सरफराज खान अब जब उनको जिस पॉइंट पर वो आ रहे थे चौथे, पांचवें नंबर पर, वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे। शिवम दुबे की अभी तक आपने पूरे आईपीएल के 2026 के सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ऐसी इनिंग नहीं देखी होगी जिसको आपको देख करके लगे यार वाह, ये तो वही शिवम दुबे है जो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए लगातार हर मैच में परफॉर्म कर रहा था, मैच विनिंग नॉक्स आ रहे थे। लेकिन फिर भी रन बन जा रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स की और एक अच्छे टच में दिखाई दे रही है, एक बैलेंस्ड स्क्वाड दिखाई दे रही है। रीजन यही है कि आयुष मात्रे बहुत बढ़िया फॉर्म में है। आयुष मात्रे के अलावा जेमी ओवर्टन ने वो पांचवें छठे नंबर पर आकर के रन बना के दिए हैं। संजू की फॉर्म वापस आ गई है। तो ये जो 3 प्लेयर है ना, ये बहुत ही डिपेंडेबल है। और खास बात पता है क्या है, डिवाल्ड ब्रेविस शुरुआत के मैचेस में खेल नहीं रहे थे। जब से डिवाल्ड ब्रेविस ने टीम को ज्वाइन किया है, एक अलग काबिलियत टीम में दिखाई दे रही है कि भाई ये टीम अब चेस भी कर सकती है और पहले खेलने पर एक बड़ा टोटल बोर्ड पर भी लगा सकती है। डिवाल्ड ब्रेविस ने 29 बॉल पर 41 रन लास्ट मैच में बनाए थे अपने। बहुत बढ़िया टच में तो दिखाई नहीं दिए, बट उस बंदे ने एफर्ट पूरा पुट किया, यानी कि शॉट्स उन्होंने ट्राई किए,
मिस हिट हो रही थी, उतना कन्विंसिंगली नहीं लग रहे थे खेलते हुए वो, बट स्टिल 41 रन उन्होंने बनाए और ये उनको कॉन्फिडेंस जरूर देगा। देखो, बल्ले पर बॉल आपके अगर पूरी तरह से नहीं भी लगती है, लेकिन अगर आपके शॉट्स लगते हैं ना, आपके बल्ले से रन निकलते हैं, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि यार मैंने चलो कम से कम 25-30 बॉल पर 40-45 रन बनाए हैं। मुझे पहला मेरा सीजन का मैच था या दूसरा मैच था, मैं धीरे-धीरे टच में आ जाऊँगा, उस मोमेंटम को मैं गेन कर लूँगा। लेकिन पहली बॉल पर आउट होना, 5 बॉल पर 3 रन बनाना, 10 बॉल खेलना, 6 रन बनाना, ऐसा तो नहीं किया ना डेवल्ड ब्रेविस ने। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है सीएसके के लिए। और सीएसके के पास देखो अब रवींद्र जडेजा नहीं है, तो जो शिवम दुबे है ना, इनकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई है। जेमी ओवर्टन की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई है कि भाई आप वो चीज करके दो जो रवींद्र जडेजा करते थे। 5वें-6ठे नंबर पर एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर अगर होता है ना किसी भी टीम में, तो टीम को बहुत राहत मिलती है, रिलैक्स्ड फील होता है कि भाई अगर एकदम से विकेट गिरने लगेंगे तो ये बंदा संभाल लेगा। अगर बात के 2-3 ओवर बचे हुए हैं और रन बनाने हैं तेज, यानी कि 12, 13, 15, 18, 20 रन अगर ओवर्स में लेकर के ऐसे स्कोर पहुंचाना है 3 ओवर में 40-50, तो हमारे पास अगर रवींद्र जडेजा या शिवम दुबे जैसा प्लेयर है तो वो बना देगा भाई। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ये जेमी ओवर्टन के आने से मिल गया है। ऐसा लग रहा है कि भाई जेमी ओवर्टन ने चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी को बहुत सीरियसली ले लिया है कि भाई पीला उसको बहुत पसंद आ गया है। वो अपना 100% एफर्ट पुट करता है। आपको जेमी ओवर्टन का 100% एफर्ट इसलिए भी दिखाई देगा कि वो बंदा चाहे बॉलिंग में हो, चाहे फील्डिंग में हो, चाहे बैटिंग में हो। आपको ऐसे दिखाई देगा कि इस बंदे का लास्ट मैच है ये, इसके बाद इसको खेलने को नहीं मिलेगा। वो इतना कमिटेड, इतना डेडिकेटेड दिखाई देता है। एंड यही सबसे बड़ी ताकत भी है चेन्नई सुपर किंग्स की। अगर ऋतुराज गायकवाड़ तीसरे नंबर पर आते हैं, ओपनिंग नहीं करते हैं, आयुष मात्रे को मौका मिलता है, तो संजू एक एंड से थोड़ा सा पारी को आगे ले जा सकते हैं और आयुष मात्रे जैसे खेलते हैं भाई वैसे ही खेल सकते हैं। विकेट भी नहीं गिरेगा जल्दी अगर, तो चेन्नई सुपर किंग्स बहुत डेंजरस हो जाएगी। एंड पर्सनली आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ को 1-2 मैच के लिए तीसरे नंबर पर भेजने से उनको वो टाइम भी मिल जाएगा कि ओके ठीक है, 6 ओवर में पावर प्ले इस तरह से हो गया है, मैं जाकर के 5-10 बॉलें ले लूंगा, उसके बाद मैं मार लूंगा। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ का हमको पता है कि यार वो बंदा इतना क्लासी है, उसके पास टेक्निक इतनी बढ़िया है, इतना एक्सपीरियंस उसको हो चुका है, धोनी के अंडर में उनको इतने मौके मिले हैं कि वो जानते हैं कि बड़े स्कोर कैसे लगाने हैं। भाई बुमराह जैसे प्लेयर पर जिस बंदे ने छक्के लगा रखे हो, जिसने सेंचुरी बना रखी हो, जिसने कम बॉल पर 70, 80, 90 की पारियां खेल रखी हो, कंसिस्टेंटली खेल रखी हो, सीएसके के लिए लगातार रन बनाते आ रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़। ये बंदा ऐसा नहीं है जिस पर आप इसकी एबिलिटी पर क्वेश्चन करो, आप इसे जज करो। अगर वो 2-4-5 मैच में नहीं चल रहा है तो आप उनको तीसरे नंबर पर खिलाओ। 2-4-5 बॉलें अगर वो टाइम ले भी लेंगे और अगर बोर्ड पर रन चेन्नई सुपर किंग्स के अच्छे खासे लगे होंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ कैन मैनेज। और 2-4-5 बॉलें अगर वो बिना टेंशन के खेल ले जाते हैं, वहां से अगर 1-2 अच्छे शॉट आ गए तो उनके रन निकलने लगेंगे। कैमरून ग्रीन का आप उदाहरण ले सकते हो। कैमरून ग्रीन के एक मैच में 32 रन अच्छे लगे थे, रोमन पाउल के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की थी। उस मैच में वो बहुत ज्यादा बड़ी-बड़ी हिट नहीं ले पाए, लेकिन उनको वो कॉन्फिडेंस आया कि ओके ठीक है, आई कैन बैट नाउ, आई कैन बैट इन इंडिया, मैं करूंगा परफॉर्म। भले ही उसके अगले मैच में वो पहली बॉल पर आउट हो गए, लेकिन जब नेक्स्ट मैच आया यानी कि गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, वहां पर प्रेशर था, वहां पर हालत खराब थी केकेआर की, बट उस बंदे ने एक रन संभाल लिया, लगातार खेलता रहा। 20वें ओवर में लास्ट बॉल पर जाकर के आउट हुआ है वो बंदा, जब 32 पर 3 विकेट थे, तभी वो क्रीज पर खड़ा हुआ था केकेआर के लिए। रोमन पॉवेल आउट भी हो गए, लेकिन वो बंदा आउट नहीं हुआ और राशिद खान जैसे प्लेयर को उसने डोमिनेट किया। तो जो बड़े प्लेयर है ना, उन्हें बहुत कोई 10-15-20 मैच नहीं लगते हैं, 1-2 साल नहीं लगते हैं फॉर्म में आने के लिए। सेम यही केस ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भी है। सनराइजर्स हैदराबाद ने अगर थोड़ा भी मौका दिया चेन्नई सुपर किंग्स को, तो चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच छोड़ेगी नहीं सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट, क्योंकि 2 मैच ऑलरेडी जीत चुकी है और एक चैंपियन टीम है, ट्रॉफी उठाने का एक्सपीरियंस है, तो चाहेगी कि यहां से फिर 3-4 मैच लगातार जीते जाएं, प्लेऑफ के लिए अपनी जगह पक्की की जाए। क्योंकि पीछे चल रही है अभी चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 मैच हार गई थी। बट वहीं पर अगर सनराइजर्स हैदराबाद ने ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट निकाल लिया, तो फिर उनको ऐसा लगेगा कि भाई हमारी तो अब जगह पक्की है, क्योंकि हम आरआर और चेन्नई सुपर किंग्स 2 ऐसी टीमों को हरा चुके हैं जो कि टफ टीमें कही जाएंगी इस पूरे टूर्नामेंट की। क्योंकि भाई चेन्नई सुपर किंग्स को हल्के में कोई लेता नहीं है और आरआर की टीम इस पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन थी अभी तक। आरसीबी को हरा के आ रही थी, मुंबई इंडियंस को हरा के आ रही थी, और उस टीम को एसआरएच ने आकर के हरा दिया, जिनसे कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि भाई सबकी फेवरेट, क्योंकि आरआर ही थी वहां पर। तो ये 2 बड़े मैच होने वाले हैं वीकेंड में, यानी कि एक तरफ आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स है, दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? आई एम गोइंग विद चेन्नई सुपर किंग्स। आई थिंक ये एक ऐसी टीम है जो बाउंस बैक करना जानती है। शुरुआत में क्या हुआ वो मैटर नहीं करता है। सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर्स के लिए, चाहे वो बैटर्स हों या बॉलर्स हों, सभी के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक प्लान के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ आने वाली है एंड उस चीज को एग्जीक्यूट भी करने वाली है। खलील अहमद की अगर वो नहीं खेलते हैं, जो कि लग रहा है कि वो नहीं खेलेंगे क्योंकि वो बाहर हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो खलील अहमद की जो रिप्लेसमेंट है वो क्रूशियल रोल प्ले करेगी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। अदरवाइज जिस टच में आयुष मात्रे, संजू सैमसन दिखाई दे रहे हैं, बहुत टफ होगा सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इस मैच को जीतना।